तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग मौखिक ऐसे बात करके सीखेंगे और उसको कुछ अंदर की चीज़ें भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर आप जानते हैं कि एक ऐसी मोटर होती है जो आपके घर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी प्रयोग होने वाली अधिकतर मोटर जो होती है वह इंडक्शन मोटर ही होती है। मैं आपको बताऊं कि जो है इंडक्शन मोटर इंडस्ट्रीज़ में जितने भी मोटर लगी होती हैं उसका 90% जो मोटर होती है वह इंडक्शन मोटर ही होती है। इंडक्शन मोटर यूज़ करने का अपना अलग सिद्धांत है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस जो होती है बहुत कम होती है। समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार आपने इसको लगा दिया तो सालों साल ये चलती रहती है बिना कोई देख रेख के, बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, इसकी ओवरलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो कुछ ये विशेष गुण के साथ जो हमारी इंडक्शन मोटर होती हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इंडक्शन मोटर के बारे में ही थोड़ा समझेंगे, थोड़ी बात करेंगे आपसे। जो है इंडक्शन मोटर जो होती हैं वह हमारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आप उसको जान लीजिए कि इंडक्शन मोटर के जो पार्ट्स होते हैं वह मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स उसका क्या होता है, स्टेटर होता है, समझ रहे हैं, और दूसरा पार्ट्स उसका क्या होता है, रोटर होता है। तो इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उसके स्टेटर में क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं, स्लॉट्स। उसके इनर पेरिफेरी पर स्लॉट्स कटे होते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज की वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है वह 3 फेज की होती है और उसका जो रोटर होता है उसमें भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं, लेकिन तो वाइंडिंग 2 तरीके की होती है। एक तो वाइंडिंग रोटर में इस तरह से हम लोग करते हैं, यानी जितने पोल के लिए हमारे स्टेटर वाइंडिंग किए गए होते हैं, यानी जितने पोल के लिए हम लोग स्टेटर डिजाइन करते हैं उतने पोल के लिए हम लोग रोटर को भी वाइंड करते हैं, उसको वाउंड करते हैं। फेज वाउंड रोटर कहते हैं। फेज यानी जितने फेज के लिए हमारा स्टेटर वाइंडिंग किया होता है उतने फेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर को भी वाउंड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज वाउंड रोटर कहते हैं। या ये रोटर जिस मोटर में लगा होता है उस मोटर को हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। समझ रहे हैं, यानी जो केज टाइप का रोटर जिस मोटर में लगा होता है उस मोटर का नाम होता है स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर। बाकी एक दूसरे तरह की वाइंडिंग होती है जो इसका स्टेटर होता है। स्टेटर में क्या होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के हम लोग बार डालते हैं और उसको हम लोग एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेट कर देते हैं और ये भी एक वाइंडिंग की तरह ही काम करता है। तो इस तरह के जो रोटर होते हैं उसको हम लोग केज टाइप का रोटर कहते हैं, पिंजरा प्रारूपी रोटर। और जो पिंजरा प्रारूपी रोटर होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, एक सिंगल केज और एक डबल केज। एक सिंगल केज होता है और दूसरा क्या होता है, डबल केज। तो जो सिंगल केज होता है उसका स्टार्टिंग टार्क सबसे कम होता है, उससे अच्छा टार्क हमारा डबल केज का होता है और सबसे अच्छा टार्क हमारा जो हमारे फेज वाउंड रोटर होते हैं उसका होता है। तो ये जो रोटर जिस मोटर में लगते हैं उसी रोटर के नाम पर मोटर का नाम भी पड़ जाता है, जैसे सिंगल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर। तो इस रोटर के नाम पर ही हमारे इंडक्शन मोटर का नाम पड़ता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर जो इंडक्शन नाम आपको दिया जाता है इंडक्शन, इसका क्या मतलब है। तो इंडक्शन को मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण, या इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। तो जो इंडक्शन मोटर होती हैं, जो प्रेरण मोटरें होती हैं, वह एक तरह से इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है इसको भी आपको थोड़ा समझ होना चाहिए। इंडक्शन का सिद्धांत एकदम बिल्कुल आसान है। जैसे मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से बताऊं कि अगर मान के चलिए कि आप यहीं पर आग जला दीजिए और आग के संपर्क में रखे या विदाउट आग के संपर्क में कोई आप लोहे का या रॉड का छड़ लीजिए और आग के संपर्क में उसको डायरेक्ट मत रखिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि रॉड हमारा क्या होने लग रहा है, गर्म होने लग रहा है। रॉड हमारा क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो यह जो हीटिंग की प्रोसेस हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई रॉड में, रॉड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। इसमें जो प्रक्रिया हुई और किसकी हुई, इंडक्शन की। तो इसको और दूसरे भाषा में हम लोग अपने मोटर के संबंध में कैसे समझ सकते हैं। इंडक्शन की जो क्रिया होती है, अगर कोई एक कॉइल है, समझ रहे हैं, कॉइल है, बाइंडिंग है, तो अगर उस कॉइल को अगर सप्लाई से लगाएं और पास में उसके कोई दूसरी कॉइल रखी गई हो, समझ रहे हैं, और उसको हम सप्लाई से ना लगाएं,
तो 2 कॉइल हमारे पास है, एक को हमने सप्लाई से लगाया और दूसरे को सप्लाई से नहीं लगाया। तो जिस कॉइल को हम सप्लाई से लगाते हैं उसमें करंट बहेगी, उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको एक चीज़ बार बार बताया जाता है कि जब किसी कॉइल में करंट बहती है तो क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। यानी जैसे ही आपने एक कॉइल को सप्लाई से लगाया वो मैग्नेट बन जाएगी और उसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, समझ रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा होता है, जिस नेचर की हमारी करंट होती है। अगर करंट डीसी है, कॉइल को हमने डीसी से लगाया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह स्थिर बनेगा, समझ रहे हैं। और अगर हमने कॉइल को एसी से लगाया तो एसी चूँकि हमारी क्या होती है, अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो जो फ्लक्स बनेगा वह भी क्या होगा, चेंज नेचर यानी चेंजिंग नेचर का बनेगा, घूमने वाला बनेगा। तो जब ये जो भी चाहे स्थिर फ्लक्स हो चाहे हमारा क्या हो, घूमने वाला फ्लक्स हो, अगर ये फ्लक्स किसी कॉइल के संपर्क में आ रहा है, यानी जो आपने बताया कि दूसरी कॉइल रखी गई है, तो उस कॉइल के संपर्क में आते ही उस कॉइल में भी क्या कर देगा, वोल्टेज पैदा कर देगा। और उस कॉइल के दोनों टर्मिनल अगर शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें क्या होंगे, करंट भी बहने लगता है। तो जो दूसरे कॉइल में जो वोल्टेज या करंट पैदा हुई उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन मोटर। और जो हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है वह इंडक्शन के सिद्धांत पर ही क्या करता है, कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राथमिक वाइंडिंग और दूसरा द्वितीयक वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई से लगाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिक वोल्टेज या करंट क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को इंडक्शन कहते हैं। और इसको बताया किसने था ये भी आपको पता होना चाहिए। एक फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इंडक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इंडक्शन मोटर भी हमारी एक ट्रांसफार्मर की तरह ही काम करने वाली मशीन है। अंतर बस इतना होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका कोई भाग घूमता नहीं है, प्रत्येक भाग क्या होता है, स्थिर होता है। यानी ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होती है, वहीं पर इंडक्शन मोटर हमारी रोटेटिंग मशीन होती है। यानी जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह स्टेटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान होती है, और जो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वह रोटर में जो मैंने आपको वाइंडिंग बताया उसके समान होती है। तो जैसे ट्रांसफार्मर में हमारा पावर ट्रांसफ़र होती है, उसी तरह से इंडक्शन मोटर में भी हमारे स्टेटर से रोटर में क्या होती है, पावर ट्रांसफ़र होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको इंडक्शन मोटर के बारे में थी। अब हम लोग इसकी वर्किंग थोड़ा समझते हैं कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग कार्य कैसे करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मोटर की वर्किंग को समझने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। एक नियम क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पर फोर्स लगता है, बल लगता है, और चालक क्या होता है, घूमने की कोशिश करता है या घूमने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं? जी सर। ये ही नियम आपका किसी भी मोटर में लगता है। यानी जब किसी धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो चालक पर फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसकी वजह से चालक घूमता है और वह जिस चीज़ में जिस फ्रेम में भी फ्रेम किया गया होता है उस चीज़ को पूरा क्या कर देता है, घुमाता है। तो रोटर में भी जैसा कि आपको बताया गया कि वाइंडिंग होती है, कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो रोटर घूमता है यानी उसके चालक क्या होते हैं, घूमते हैं। अब वर्किंग अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चालू होती है। तो सबसे पहली बात की जो इंडक्शन मोटर होती है हमारी सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसको आपने स्विच ऑन किया, मोटर क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेल्फ स्टार्ट मोटरें होती हैं इंडक्शन मोटर। तो वर्किंग में ये हम बताते हैं कि जब स्टेटर को आप 3 फेज सप्लाई से लगाते हैं, स्टेटर को क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई से लगाते हैं, तो जब उसके स्टेटर में करंट बहती है, क्योंकि स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग है, तो स्टेटर में जब करंट बहती है तो उस करंट के कारण हमारा क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। और फ्लक्स कैसा पैदा होता है, चुंबकीय, मतलब जो फ्लक्स पैदा होता है वो घूमने वाला पैदा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि एसी के द्वारा हमारा घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है। और ये भी चीज़ आप याद रखें टेक्निकल शब्द में कि 2 फेज और 3 फेज सप्लाई के द्वारा घूमने वाला क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो जो घूमने वाला फ्लक्स होता है
वह क्या करता है, स्टेटर तथा रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसी में क्या करता है, घूमता है। और जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यानी इंडक्शन मोटर का जो घूमने वाला फ्लक्स होता है, जिस स्पीड से रोटर तथा स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है उसमें घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो देखिए रोटर की स्पीड तो अलग होती है, लेकिन तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, अलग होती है। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS से हम लोग लिखते हैं, और NS बराबर 120 यानी 120 F माने जो फ्रीक्वेंसी होती है बटे में उसमें नंबर था पोल से भाग लगा देंगे तो ये सिंक्रोनस स्पीड का क्या निकल के आता है, फार्मूला निकल के आपको आता है। तो अब आप जो है इतना समझिए कि जब उसके स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई से लगाते हैं तो घूमने वाला फ्लक्स जो होता है रोटर तथा स्टेटर के बीच में घूमता है, और जब ये घूमने वाला फ्लक्स क्या करता है, जो रोटर के कंडक्टर होते हैं उससे लिंक करता है, तो क्या होता है, रोटर कंडक्टर में वोल्टेज पैदा होती है। समझ रहे हैं, रोटर कंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज पैदा। और रोटर कंडक्टर क्या होते हैं, अपने आप में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो रोटर कंडक्टर में करंट भी पैदा हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं। जब रोटर कंडक्टर में करंट पैदा हो गई तो रोटर के कंडक्टर कैसे हो गए, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक हो गए, और उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो एयर गैप में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी आपको मैंने नियम बताया कि जब कोई धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स लगता है वह यूनि डायरेक्शनल लगता है। कैसा लगता है, यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय लगता है। जितने भी रोटर के कंडक्टर होते हैं, जितने भी वाइंडिंग के चालक होते हैं, उस पर सब पर एक दिशा में क्या लगता है, फोर्स लगता है। और ये एक दिशा में जब फोर्स लगता है तो पूरे रोटर को क्या कर देता है, घुमा देता है, और रोटर फिर हमारा घूमने लगता है और मोटर हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सी वर्किंग आपको यही आपको समझना है कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग में जब हम लोग उसके स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई से लगाते हैं तो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है जो रोटर कंडक्टर से लिंक करता है, और रोटर कंडक्टर में वोल्टेज तथा करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से रोटर कंडक्टर पर टार्क लगता है और मोटर क्या हो जाती है, हमारी स्टार्ट हो जाती है, घूमने लगती है। ये इसकी क्या हो गई, वर्किंग हो गई। तो एक तो रोटर की स्पीड होती है और दूसरा हमारा सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड होती है, जिसको तुल्यकालिक गति हम लोग कहते हैं। समझ रहे हैं। तो रोटर की जो गति होती है, रोटर की जो स्पीड होती है उसको N से हम लोग लिखते हैं, और जो हमारे सिंक्रोनस फ्लक्स होता है उसको NS से लिखते हैं। समझ रहे हैं। तो जो सिंक्रोनस फ्लक्स होता है, जो हमारा सिंक्रोनस फ्लक्स होता है और जो रोटर की स्पीड होती है, इन दोनों की गति का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। इंडक्शन मोटर में आपसे पूछा जाए भाई स्लिप क्या होती है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो क्या बताएंगे, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है और जो रोटर की स्पीड होती है, इसका जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं, या उसी को स्लिप स्पीड भी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई हमारे मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है वह 3000 RPM है, अगर रोटर हमारा 2500 RPM से घूम रहा है तो स्लिप का मान बताइए। तो स्लिप का मान कैसे निकालेंगे आप, जो 3000 में से आप 2500 घटा देंगे तो 500 आएगा, और ये 500 क्या होगी, स्लिप होगी। समझ रहे। यस। तो स्लिप को समानता हम लोग S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, S से लिखते हैं या दर्शाते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड में जो स्लिप का मान होता है वो हमेशा आपको याद रखना है कि वह 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में। अगर मैं कहूं कि अगर सिंक्रोनस मोटर का जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वह सिंक्रोनस स्पीड से चलना लगे, सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो, चलने लगे, तब बताइए स्लिप का मान कितना हो जाएगा। तब NS माने जो हमारे सिंक्रोनस स्पीड से और रोटर की स्पीड भी किसके बराबर होगी, सिंक्रोनस स्पीड की। तो NS में से NS घटा देंगे तो मान आपका क्या आ जाएगा, 0। तो 0 मिनिमम, यानी स्लिप का मान 0 क्या होता है, मिनिमम होती है, और अधिकतम कब होगी, 1 होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। 1 यानी जो स्लिप का मान होता है 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब जब हम परसेंटेज स्लिप निकालते हैं, समझ रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वह कैसे लिखते हैं, NS माइनस N बटे NS, और उसमें फिर 100 से हम लोग गुणा कर देंगे तो हमको फिर निकल के आती है परसेंटेज स्लिप। क्या निकल के आती है, परसेंटेज स्लिप, यानी प्रतिशत स्लिप निकल के आती है। समझ रहे हैं। तो अब ये आपको स्लिप समझ में आ गया। तो ये जब आपको स्लिप समझ में आ गया तो अब एक चीज़ और आपको समझना है कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है।
कुछ क्या होता है, संबंध होता है। और ये संबंध हमेशा रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करता है। रिलेटिव स्पीड जो आपने स्लिप स्पीड बताया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं, यानी सापेक्षिक गति भी कहते हैं। तो इसका जो सिंपल सा रिलेशन होता है आप ऐसे समझिए कि जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है, समझ रहे हैं, वह बराबर होती है स्लिप गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी। जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है वह किसके बराबर होती है, स्लिप गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। तो जब हमारा मोटर स्थिर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, जब मोटर स्थिर होता है तो उस समय स्लिप का मान आप बताइए कितना होता है। हाँ, जब मोटर स्थिर रहेगा तो उस समय स्लिप का मान 1 होता है। समझ रहे हैं, कितना होगा, 1। कैसे 1 होगा, जो आपने स्लिप का फार्मूला बताया NS माइनस N बटे NS, समझ रहे हैं कि नहीं। तो N जो है रोटर की स्पीड है और N बराबर 0 आप रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि रोटर क्या है, स्थिर, उसमें कोई गति नहीं है, उसकी RPM क्या है, 0 है। तो 0 है तो N बराबर 0 रखेंगे, तब आपका NS बटे NS हो जाएगा, यानी NS में NS से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब हमारा रोटर स्थिर होता है उस समय स्लिप का मान 1, और उसको प्रतिशत में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 100%। ये का मतलब क्या होता है, 100%। समझ रहे हैं कि नहीं, ये का मतलब क्या होता है, 100%, यानी स्लिप का मान 1 या 100% कब होगा, जब हमारा रोटर क्या हो, स्थिर हो। जब स्थिर हो उसके बाद अगर आप, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, रोटर फ्रिक्वेंसी तथा स्लिप फ्रिक्वेंसी में क्या संबंध होता है, तो मैंने बताया कि जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है वह स्लिप फ्रिक्वेंसी के क्या होती है, रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वह स्लिप फ्रिक्वेंसी के कब बराबर होगी, जब स्लिप का मान क्या हो, 1 हो। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है वह क्या होती है, स्लिप गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। तो स्लिप का मान जब 1 होगा तब रोटर फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। ये भी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए, समझ रहे। इसके बाद जो है कुछ और मैं आपको बताऊं कि इंडक्शन मोटर में जो टार्क होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, समझ रहे। स्टार्टिंग टार्क जो होती है इंडक्शन मोटर में कब अधिकतम हमारे प्राप्त होती है, रनिंग कंडीशन में हमारे कब अधिकतम टार्क प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको 1-2 कंडीशन याद रखनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। इंडक्शन मोटर में अगर आपको स्टार्टिंग टार्क पूछे कि स्टार्टिंग टार्क कब अधिकतम पैदा होगा, यानी मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या होती है, तो उसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है, एक रोटर रिएक्टेंस के बारे में और रोटर रजिस्टेंस के बारे में, समझ रहे हैं। तो जब रोटर रजिस्टेंस का मान रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो उस समय इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम टार्क पैदा होता है। याद रहेगा, क्या याद करना है कि जब इंडक्शन मोटर में उसका जो रिएक्टेंस होगा और जो उसका रजिस्टेंस होगा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी X2 बराबर क्या हो जाए, R2 के हो जाए, तब इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में क्या होती है, अधिकतम टार्क पैदा होती है। और वहीं रनिंग कंडीशन में बताऊं तो रनिंग कंडीशन में जो हमारा इंडक्शन मोटर में जो अधिकतम टार्क पैदा होता है कब, जब स्लिप का मान क्या हो जाए, R2 बटे X2 के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। R2 रोटर का रजिस्टेंस होता है और X2 रोटर का रिएक्टेंस होता है, यानी जब स्लिप का मान किसके अनुपात के बराबर हो जाए, रोटर रजिस्टेंस बटे रोटर रिएक्टेंस के अनुपात के बराबर हो जाए, तो उस समय रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क क्या होती है, पैदा होती है। यानी अब जब टार्क आप एक बार समझ गए तो इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर का भी अपना बहुत ही रोल होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होती है हमेशा क्या होती, एक लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करने वाली क्या होती है, मोटर होती है। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करने वाली मोटर होती है, इसका पावर फैक्टर कम होता है, और जब इसको नो लोड पर चलाते हैं तो इसका पावर फैक्टर और कम होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी इंडक्शन मोटर का नो लोड पर जो पावर फैक्टर होता है वह 0.2 से 0.5 के बीच में होता है, और जैसे जैसे इस पर लोड बढ़ाते हैं, लोड इस पर इंक्रीज करते हैं, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो फुल लोड पर इंडक्शन मोटर का जो समानता पावर फैक्टर होता है 0.8 से 0.85 के बीच में होता है, समझ रहे हैं। तो पावर फैक्टर के बारे में आपको क्या समझना है, नो लोड पर इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वह बहुत ही क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, 0.2 से 0.5 के बीच, 0.2 से 0.5 के बीच में होता है। और जब हमारी इंडक्शन मोटर अपने फुल स्पीड पर चलती है या फुल लोड पर चलती है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो उस समय इसका पावर फैक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और फुल लोड पर इसका पावर फैक्टर अधिकतम होता है, और कितना बढ़ के जाता है, 0.8 से 0.5 के
8.5 के बीच में हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये दो बातें आपको पावर फैक्टर के बारे में ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडक्शन मोटर हो चाहे किसी भी प्रकार की मोटर हो, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्टार्टर की। तो स्टार्टर की हमें आवश्यकता जो पड़ती है वह क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान में देना है कि स्टार्टर हम लोग मोटर में क्यों लगाते हैं। तो स्टार्टर का एक काम होता है क्या, उसको आप याद रखेंगे कि जब भी मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मोटर हमारी बहुत अधिक करंट लेती है सप्लाई से, समझ रहे हैं कि नहीं। उसका कारण भी होता है, अभी तो मैं आपको मौखिक रूप से फार्मूले क्या बताऊं नहीं समझा पाएंगे जो है, लेकिन तो बस इतना आप समझिए जो है कि जब भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो सप्लाई से क्या लेती है? बहुत अधिक करंट लेती है। यानी जो उसकी फुल लोड करंट होती है, फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना क्या होती है, मोटर अधिक करंट लेती है। और इस स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर अधिक करंट लेती है, इसको लिमिट न किया जाए तो हमारा मोटर जल सकता है, समझ रहे। तो इसी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर में बेसिकली हमारे क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं जो लाइन के सीरीज में लग जाते हैं और स्टार्टिंग करंट को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं। तो हमारे इंडक्शन मोटर में कुछ 3-4 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास DOL स्टार्टर होता है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, समझ रहे हैं कि नहीं। DOL स्टार्टर होता है जिसको 5 हार्स पावर तक की मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर आते हैं, समझ रहे हैं, जिसका प्रयोग हम लोग 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक की मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग 20 हार्स पावर से अधिक की मोटर के लिए करते हैं, समझ रहे। तो स्टार्टर का डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन तो सबका काम क्या होता है? एक ही होता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। तो DOL स्टार्टर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है? DOL स्टार्टर में हमारे 2 कॉइल होती है, एक नो बोल्ट कॉइल होती है और दूसरा ओवरलोड कॉइल होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ओवरलोड कॉइल जो होती है मोटर की ओवरलोड से प्रोडक्शन करती है, समझ रहे हैं, और नो बोल्ट कॉइल जो होती है मोटर की स्विचिंग ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग मोटर को प्रारंभिक में स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं, समझ रहे। फिर उसको हम लोग जब मोटर अपनी फुल स्पीड पर चल जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डेल्टा में कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं स्टार्टर के। अब स्टार्टर के बाद जो है आपको इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की भी चर्चा की जाती है कि इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण क्या होती है, इसकी गति नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझ रहे हैं। यानी स्पीड कंट्रोल, और स्पीड कंट्रोल हम लोग इंडक्शन मोटर में कितने तरीके से कर सकते हैं, यह भी एक टॉपिक है अपने आप में, जो कि आपके बुक में क्या किया गया है? दिया गया है, समझ रहे हैं। तो जैसा कि आपको फार्मूले में पता होगा कि जो इंडक्शन मोटर की में स्लिप होती है, स्लिप जो होती है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? S बराबर NS माइनस N/NS। तो यहाँ जो आपको N दिख रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, N जो दिख रहा है इसी को हम लोग अकेला रखेंगे, बाकी और सारे पैरामीटर को क्या कर देंगे? एक तरफ कर देंगे, समझ रहे हैं। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होती है उस पर हमारे जो इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है वह निर्भर करती है, सिंक्रोनस स्पीड पर निर्भर करेगी। और सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल पर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मोटर की गति को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? उसके पोलों की संख्या को चेंज करके, समझ रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, कनेक्शन को स्टार डेल्टा में करके हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। या स्लिप के मान में परिवर्तन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? गति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस तरह से इंडक्शन मोटर में हम लोग वेरिएबल स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इंडक्शन मोटर एक ही बहुत ही अच्छी मोटर होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% जो काम होता है वह इंडक्शन मोटर से हम लोग लेते हैं। यह कभी ख़राब नहीं होती है, सालों साल चलने वाली मोटर होती हैं। इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान होता है, आपकी किताब में दिया गया। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको जो है पूरा एक सिनेरियो जो बता दूं इंडक्शन मोटर का क्या होता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।